फ्रेंड्स, अपन आगे बढ़ेंगे। जो अपना टॉपिक अधूरा है उसको मैं आगे ले चलूंगा। टॉपिक का नाम जैसे मैंने बताया था, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। देख लीजिए, ये रहा कंसेप्ट्स। कंसेप्ट मतलब कुछ कॉमन बातें कि अपन जो यहां बोलेंगे तो उसका मीनिंग, उस शब्द का अर्थ सभी लोग एवरीवेयर, इवन इन द फॉरेन, अमेरिका बोलो, लंदन बोलो, किधर भी बोलिए, इट इज अंडरस्टूड इन द सेम मैनर। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट। और बहुत सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, मैंने कुछ चालू किए थे। एंटिटी, अस्तित्व, द प्रोप्राइटर एंड द बिजनेस बोथ हैव डिस्टिंक्ट एंटिटी, दोनों सेपरेट है। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बुक्स अपन जो लिखेंगे वो बिजनेस की बुक्स लिखते हैं, बिजनेस की लेती देती ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, लेती देती यानी ट्रांजैक्शंस। थिंक फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। दैट वाज एंटिटी, अस्तित्व। दूसरा कंसेप्ट मैंने लिया था मनी मेजरमेंट। मतलब वी शुड मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स लायबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ मनी। चीज खाली बोलेंगे तो मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन मनी में उसका अमाउंट बोलेंगे तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलता है। नेक्स्ट, कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट यानी खर्चा, कि अपने को ये चीज कितने में पड़ी, वो अमाउंट, रुपया, वी मस्ट राइट इन द बुक। अपने को कितने में पड़ा। मैंने अच्छे उदाहरण लिए थे, अभी रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे चलना है बेटा। नेक्स्ट इज द फोर्थ वन। वापस बोलता हूं, थोड़ा लिखने का एक बुक में प्लीज चालू रखना। ये बुक में ना, टेक्स्ट बुक जो गवर्नमेंट की आपको दिया है, मैं ईमानदारी से बोलता हूं, बड़ा अनुभव ये इसलिए बोलता हूं, मेरे को इसमें इतना मजा नहीं आता है। दे हैव नॉट गिवन प्रॉपर थिंग्स नॉर इन द प्रॉपर वे। अभी उसने जो बोला मैं तेरे को पढ़ाता हूं, लूसिड स्टाइल एकदम इजी वे से और प्रैक्टिकल वे से, अच्छे एग्जाम्पल के साथ। मतलब मेरे लेक्चर में जो आता है अभी सुनने में, तो वो मेहरबानी करके लिखते रहना। हो सके तो इसका मत पढ़ तो भी चलेगा। मतलब जितनी मैं बातें करता हूँ वो बहुत जरूरी है सीखने समझने के लिए, अपना आइडियाज बढ़ाने के लिए। कंसिस्टेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसिस्टेंसी, प्लीज अंडरस्टैंड। कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब, whatever the method we follow, whatever the technique we follow, बच्चा देखो, every year we should follow the same technique, same method. Don't change method unnecessary. आपने जो मेथड रखा है वैसे ही चलते रहिए। देयर विल बी कंसिस्टेंसी। मतलब हर साल अपन जैसे अपने बुक में लिखेंगे, लिखेंगे बोलेंगे तो एंट्री पास करेंगे इन द बुक्स, तो उसका जो मेथड है दैट शुड रिमेन सेम, डोंट चेंज। इसको बोला जाता है कंसिस्टेंसी। मतलब वी शुड फॉलो द सेम मेथड, सेम टेक्निक
for passing the entry in the books. We should not change. अगर जो हम चेंज करेंगे बच्चा, तो देखो ना, एक साल एक मेथड फॉलो किया, दूसरे साल दूसरा मेथड, तीसरे साल, अरे भैया कितनी मेथड फॉलो करेंगे, और ऐसे मेथड चेंज करते जाएंगे बच्चा. मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, देन योर रिकॉर्ड इज नॉट कंपेरेबल. कि भाई एक साल के दूसरे साल का अपन जब कंपेयर करते हैं, कैसे कंपेयर करेंगे? यू कैन नॉट कंपेयर. यू कैन नॉट कंपेयर एग विथ चिकन. बोलने के लिए तो दोनों उसी में से ही आया है, ऐसे तो बोल के तू मेरे को हाँ हाँ हाँ, लेकिन इसका कंपैरिजन करना बेकार है ना. ये दोनों अलग चीज है वास्तव में. भले मोर और लेस कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं सर एक में से तो चिकन आया, क्या तकलीफ है आपको, बट ये कंपैरिजन करना बेवकूफी है. सेम वे अपने को अपना अकाउंट कंपेयर करना है, तो अपन जो मेथड फॉलो करेंगे बच्चा, इट मस्ट रिमेन स्टेटिक, कांस्टेंट, सेम, नो चेंज. आगे और मान लो कभी चेंज करना पड़ा, कुछ साल के बाद कभी चेंज करना पड़ता है, नेसेसरी है, जरूरी है. तो इफ चेंज्ड, कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है तो चेंज करना पड़ता है. इफ चेंज, देन डिस्क्लोजर मस्ट बी मेड. डिस्क्लोजर मतलब बच्चा अपने को डिस्क्लोज करना चाहिए, बताना चाहिए कि हमने ये चेंज किया है, हमने ये मेथड चेंज किया है. तो इन केस मेथड इज चेंज, सिस्टम इज चेंज्ड, देन इट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड. पहले तो चेंज नहीं करने का, घड़ी घड़ी जरूरत पड़े तो करना चाहिए, और फिर नोट भी लिखना चाहिए कि पहले ये मेथड था, अभी ये मेथड है वगैरह. So consistency means follow the same method, follow the same policy without change. That is the fourth, consistency. आगे बढ़ूंगा. Next, fifth, conservatism. Conservatism. जरा बोलना बच्चा, चिल्ला के बोलो. कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म क्या मतलब है, जरा सुनना. पहले थोड़ा कॉमन लैंग्वेज में बात करता हूं, फिर अकाउंट में जाता हूं. देखो अपने पास बहुत कुछ भी होवे ना, दुनिया को बताने जैसा नहीं है. ज्यादा 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 मेरे पास ये है ना, इधर ये पेन के घुमाना कड़ा, तो क्या बोलते हैं, ब्रेसलेट ना, चेन ना, डायमंड का ये रिंग ना, गाड़ी. बाबू जी कहीं ना कहीं तू फंस जाएगा, कोई ना कोई तेरे को आटे में ले लेगा. बहुत बार हुआ है. और शाने लोग अपने पास भले कुछ भी हो, दिखाने का नहीं, जो है अपना ही है ना भैया. ज्यादा दिखा के क्या फायदा है, चोरी हो जाएगा, बच्चों का किडनैप वगैरह. बाबू जी ये कॉमन चीज है. हुआ है हमारे बच्चा बड़ा पैसे वाले का, और बड़ा पैसा फ्रेंड्स पे लुटाता था, तो उनके फ्रेंड लोगों ने मिलके ही उसका वाट लगाया, और लास्ट में डेथ भी हुआ. फ्रेंड लोगों ने, मतलब क्या, दूसरे फ्रेंड नए नए आते गए, किडनैप किया, उसके डैडी से पैसा मंगवाया, ये वो, और उसका खात्मा भी हो गया. बाबूजी लिमिट में रहना सीखो. कंजर्वेटिज्म ये बोलता है. संस्कृत में एक वाक्य भी है, बोल रहा हूं, अति वर्जितम. अति मतलब जो कुछ ज्यादा होता है ना, वर्जितम मतलब वो नुकसान ही करता है. कोई भी चीज ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा. अति वर्जितम. चलिए मुद्दे पे आने दो. कोई भी चीज दिखावा ज्यादा नहीं करना, ज्यादा अपना वेल्थ वगैरह दिखाने का नहीं. कंजर्वेटिज्म यही बोलता है कि इन बिजनेस ऑल्सो, अब जरा सुनना, इन बिजनेस ऑल्सो आपके पास जो भी एसेट्स है, आपके पास प्रॉपर्टी है,
शो एट लोअर अमाउंट एंड नॉट एट हायर अमाउंट। उसको बड़ा अमाउंट पे मत बताइए, जो छोटा अमाउंट है उसमें बताइए कि अपना। मैं एक छोटा उदाहरण लेके बात करता हूं। मान लो मेरे गोडाउन में गुड्स पड़ा है, ठीक है। ये मैंने गुड्स खरीदा है, मतलब उसका कॉस्ट, परचेज प्राइस 5 लाख, ठीक है। अब इसका मार्केट में वैल्यू मान लो कोई मार्केट में बोलेगा तो अपन बेचेंगे तो ये 6 लाख हो सकता है, 7 लाख हो सकता है, क्योंकि बाजार में ज्यादा भाव में आप बेच सकते हैं सर, प्रॉफिट लेके। तो चीज वही है, गुड्स उतना ही गुड्स है, खरीदा है 5 में, बेच सकता हूं 6 में। तो अपने को, गवर्नमेंट को यही बोलेगा कि मेरे पास गुड्स कितने का है भाई साहब, तो कि मेरे पास गुड्स 5 लाख का है। लोअर अमाउंट लेने का, जरा सुनना, थोड़ा स्टोरी आगे बढ़ाता हूं। लोअर अमाउंट लेने का, और वो है 5 लाख। अब जरा इसी स्टोरी को टर्न मार रहा हूं, यही गुड्स है बच्चा, जरा देखना तो। हाँ, कॉस्ट खरीदा है कितने में, 5 लाख में। और देखना, अचानक मार्केट ऐसा गिर गया कि अपने चीज का, जो अपने पास गुड्स पड़ा है, उसका मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस बेटा 4 लाख हो गया। मतलब अपने खरीदा है 5 में, बाजार है भैया, मार्केट प्राइस गिर गया। खास करके जो ज्वेलरी लोग होते हैं उसके पास तो गोल्ड वगैरह होता है, फटाफट प्राइस प्लस माइनस होता है। अब तेरे को गवर्नमेंट को बोलना है कि मेरे पास ये गुड्स कितने का है, तो बाबूजी आप लोअर अमाउंट लेंगे। लोअर अमाउंट बोलेंगे तो गवर्नमेंट को आप बताएंगे कि मेरे पास गुड्स जो है ना वो 4 लाख का है। अरे खरीदा तो 5 में, क्योंकि इट विल बी शोन एट लोअर प्राइस। मतलब एक बात सुन ले, पॉसिबल जो भी लॉस हो सकता है मस्ट बी शोन इन द बुक्स। सुना क्या क्या बोला? वापस वापस, मैं लिखता भी हूं, तू भी लिख। और मेरा लेक्चर दोबारा भी सुनने का, बीच में मुझे स्लो कर डालने का, पोस्ट करने का वापस, मेरा मेरा फाइट, ये सब एग्जाम्पल इस स्टाइल से बुक में नहीं मिलेंगे, 100% नहीं मिलेंगे। जो बराबर समझा हुआ, पहुंची हुई माया है ना, वही तेरे को बराबर खोपड़ी में डाल के देंगे, एग्जाम्पल सही, परफेक्ट, और एक प्रॉपर मेथड से देगा। जो खुद हजम करके बैठा वो तेरे को बराबर बताएगा कि कैसे चबाना चाहिए, कितना चबाना चाहिए। तो बुक में पॉसिबल लॉस लिखने का, हाँ, पॉसिबल लॉस मस्ट बी शोन इन द बुक्स, ऑल पॉसिबल लॉस, एक नहीं, ऑल। बट नेवर शो पॉसिबल गेन। वाह वाह, है देखा, जितना भी पॉसिबल लॉस है बता दे, अपने को टैक्स कम भरना पड़ेगा, चाणापन। और पॉसिबल गेन है मत बताना, ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा, ये कंजर्वेटिज्म है, बताने का नहीं। ये खास वाक्य था, शो ऑल पॉसिबल लॉस बट नेवर शो एनी पॉसिबल गेन। बस ये दो वाक्य, इसको बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, पॉसिबल लॉस प्लीज शो एनी फ्यूचर एंटीसिपेटेड गेन, भविष्य में जो मुझे गेन होने वाला है तो फिर उसको मत बताइए। इस स्टाइल को कंजर्वेटिज्म बोला जाता है, ठीक है। आपके ऊपर इनकम टैक्स भी कम आएगा बच्चा, देखना, क्योंकि अपन लॉस बता देते हैं तो मतलब अपना प्रॉफिट धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जो भी गेन होने वाला है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो आपके ऊपर टैक्स का जो अमाउंट आएगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ये कंजर्वेटिज्म इसको बोलते हैं, डोंट शो मोर।
ज्यादा शोमैनशिप नहीं करने का पहले ही बता दिया। जीवन में बच्चा सही जिंदगी जीने का, बी रीजनेबल। चल भाई ठीक है। नेक्स्ट 7, आगे बढ़ूंगा बच्चा, लिखते जाना मेरे साथ प्लीज। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, चिल्लाने का भाई। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, गोइंग मतलब चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। कंसर्न मतलब बिजनेस, और ये कॉमन बात है कंसेप्ट। बाबू जी कोई भी बिजनेस है ना, द लाइफ ऑफ द बिजनेस, लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। सुना क्या? लाइफ ऑफ द बिजनेस इज, देखो प्रोप्राइटर का लाइफ है, ओनर का लाइफ है, मैंने बिजनेस का लाइफ बोला। बाबूजी ये टाटा का एम्पायर जमशेदजी टाटा ने चालू किया था। अभी स्टोरी पढ़ना बहुत मजा आएगा, मेरे पास बुक भी है, हिंदुस्तान के बड़े 5 इंडस्ट्रियलिस्ट उद्योगपति, टाटा बिरला अंबानी, ये सब बड़ा मजा आता है, पढ़ना चाहिए, पढ़ने की आदत डालिए। तो अभी टाटा ने, जमशेद टाटा ने चालू किया, ये रिलायंस धीरूभाई अंबानी ने, तो अभी चल रहा है ना। धीरूभाई तो चले गए भाई, जमशेद टाटा पास में, तो अभी बिजनेस तो चालू है। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, और बिजनेस चलता रहता है, भले प्रोप्राइटर, उसका फाउंडर प्रमोटर का डेथ हो गया, और क्योंकि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, जरा सुन लेना, क्योंकि बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, मतलब इट विल कंटिन्यू, बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एवर। हाँ, फिर प्रोप्राइटर नहीं चाहता है, बंद कर देना, वो बात दूसरी है, कोई कारण हो गया, बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, वो बात दूसरी है। लेकिन आप नॉर्मली मुझे पूछो तो कोई भी बिजनेस का लाइफ नॉर्मली, मैं एक ही शब्द बोलूंगा, इनफाइनाइट। बिजनेस विल रिमेन कंटिन्यू फॉर एवर। और इसीलिए तो अपन सब बुक्स वगैरह मेंटेन करते कि भाई भविष्य में कुछ देखना पड़े, रिकॉर्ड रखना चाहिए, काम आता है एविडेंस। क्यों ऐसा रिकॉर्ड रखते हो, क्यों फाइलिंग करते हो, क्यों बुक्स बना के रखते हो? क्योंकि भविष्य में काम आएगा। मतलब अपने को मालूम है भविष्य है, अपने को मालूम है लाइफ लंबी है, कितनी है भले नहीं, लाइफ लंबी है। बाबू जी एक ईमानदारी से सच्ची बात बता रहा हूं, आपके मम्मी पापा को भी बताना, जो गवर्नमेंट का टैक्स वगैरह अपन भरते हैं ना, उसका हो सके उतना मैक्सिमम आपके पास जितना भी लाइफ टाइम का रिकॉर्ड है ना, संभाल के रखना। मेरे ऊपर हितेश मेहता बोल रही है, 2018 में नोटिस मारा गया कि 2000 की साल का इनकम टैक्स मैंने नहीं भरा। सब भर चुका था फिर भी। अरे अब देखो मेरा क्या गलती हो गया, आप बोलेंगे आप तो प्रोफेसर है ये हो, अरे यार प्रोफेसर है तो क्या हो गया, डॉक्टर की भी तो डेथ होती है ना, डॉक्टर है तो क्या हो गया, मरता नहीं है क्या? डॉक्टर की भी तो डेथ होती है, प्रोफेसर की भी तो बचती है, हमारी भी बची है। चला ने प्रैक्टिकल सच्ची बातें करो। 2018 में मेरे ऊपर नोटिस मारा कि मेरा 2000 के साल का इनकम टैक्स बाकी है। बोलो अभी हुआ क्या था मालूम है? मैंने ये रिकॉर्ड, एक बार बारिश बीच में था, सब निकाल भी दिए थे, बिगड़ भी गया था, और मेरे पास लास्ट के 10 साल के रिकॉर्ड थे, 2008 से 18 तक के रिकॉर्ड थे, लेकिन ये आगे का सब रिकॉर्ड मैंने निकाल दिया था। अब प्रूव करो आपने भरा है, वो बोलता है नहीं भरा, क्या करने का, खलास मैं फंस गया। आपको ये सलाह दिया मैंने, ये कानून बोलता है कि आपने गवर्नमेंट को जो जो पैसा दिया उसका रिकॉर्ड रखो। बड़ा मुश्किल है ये जमाना, अरे भाई गवर्नमेंट को ध्यान रखो, इतना साल के बाद तुम कुछ भी निकालेंगे, तो जरा कोशिश करना। ये मैं सच्ची बातें कर रहा हूं, क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि गवर्नमेंट आपके पास से कुछ कितने साल के बाद का पैसा नहीं मांगेगा, ऐसा भारत में कोई नियम नहीं है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को माई बाप बोलते हैं,
बाबू जी, टू द पॉइंट, बिजनेस का, गवर्नमेंट का जितना भी पेमेंट वगैरह होता है, मेहरबानी करके संभाल के रखना। जीवन में मेरी बातें बहुत काम आ जाएगी। बाकी ऐसा नियम है, 3 साल हो गया ना और अपन पैसा नहीं मांगेंगे ना, एक दूसरे का जो पर्सनल होगा वो, तो आपको फिर भूल जाने का, यह नियम है। लेकिन जो पेमेंट गवर्नमेंट का होगा ना, उसका रिकॉर्ड लाइफ टाइम रखने का है। क्यों मत पूछो, नियम है, बात खत्म। तो जरा ध्यान रखना। गोइंग कंसर्न मतलब बिजनेस का लाइफ इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड, इसलिए अपन रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। चल भाई, जितनी बात अच्छी लगे, रिलेटेड है, लिखते रहना, और जो दिमाग में रखने लायक है ना, लाइफ टाइम याद भी रखना। यही तो लेक्चर का फायदा है। जो अनुभवी होता है अपने आप उसके खोपड़ी से निकलते जाता है। ये गंगा बहते रहती है, मेरे को कुछ प्रिपेयर करके यहाँ बैठने की जरूरत, खाली हेडिंग देखना पड़ता है। और पढ़ा है ना, कभी ये आप लोग का बुक पढ़ा होता है टेबल पे, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन लोग ने नहीं देने की बातें इधर लिखी है। मतलब बच्चा नहीं समझ सकता है, कुछ भी चीज छाप के रख देने का, बच्चा समझेगा, हमको समझाने का। अरे लेवल होना मांगता है ना बच्चे का, कुछ भी उसको दे दो। चल वादा नहीं है, अपने को जो है तो मुझे बात करनी है। नेक्स्ट इज 8, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन concept. What is the meaning of realization? Please listen. Realization means it is actually received. You can say actually earned, कमा लिया, प्राप्त हो गया। मैं उदाहरण से बात करूंगा, यू नीड नॉट वरी प्लीज। बाबूजी मान लो मेरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक में टीवी, रेफ्रिजरेटर वगैरह बेचता हूं। डीलर इन टीवी, रेफ्रिजरेटर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। अब मैंने देखना, मैं तो बिजनेस चला रहा हूं, बिजनेसमैन हूं। इन बिजनेस मैंने 2 टीवी मंगाए, खरीदा, और 20,000 ईच, 20-20 हजार का एक है। 2 टीवी मंगाया, 20,000। अब देखो, ये मैंने इसमें से 1 टीवी सोल्ड, 25,000, और 25,000 मुझे मिल गया बच्चा। और आप देख रहे हैं कि मैंने प्रॉफिट कमा लिया। कितना कमाया जी? तो कि सर जी 20 का टीवी था, 25 में आपने बेचा, मतलब प्रॉफिट 5,000। जरा लिखते जाना बेटा, स्टोरी भी सुन, लिख, ये सब नहीं अंदर बुक में मिलेगा। घड़ी घड़ी मुझे बोलने का अच्छा नहीं लगेगा कि इसमें बुक में इतना इन लोग ने नहीं दिया है। मैं बातों बातों में पढ़ाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसका जो तू सेंटेंस पढ़ेगा ना, मजा कम आएगा तेरा, खोपड़ी में मैं बातें मस्त भर दूंगा। और जो जरूरी बातें हैं, तू भी बुक में से थोड़ा बहुत पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। मैं जो लिखा रहा हूं उतना लिख ले। एग्जाम में भी वो 2 वाक्य लिखना, इन लोग ने 8-8, 10-10 वाक्य दिए, यूजलेस वाक्य दिए। तो प्रॉफिट अर्न कितना? तो 5,000। 20 का चीज 25 में बेचा ना, तो 5 का प्रॉफिट हुआ बेटा। 5 का प्रॉफिट हुआ, दैट प्रॉफिट इज अर्न, दैट प्रॉफिट इज रियलाइज। मतलब इसको शो करना चाहिए। हाँ, अभी दूसरा टीवी भी एक दूसरा कस्टमर बोला है मैं लेके जाऊंगा, अगले महीने में मेरा पगार आएगा, मैं खरीद लूंगा, या तो बोलता है 2 दिन के बाद खरीदूंगा, दूसरा कस्टमर। तो मेरा सवाल है, तो क्या वो दूसरा टीवी पे मुझे प्रॉफिट 5,000 मिलने वाला है? हाँ, तो क्या मुझे वो आज अपने बुक में उसको लिख लेना चाहिए? आंसर नो। लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? आंसर नो। क्यों? अरे भाई 5,000 प्रॉफिट तो आने ही वाला है। तो क्या सर आने वाला है, आया नहीं है, कमाओ तो लिखना, सीधी बात है ना। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रियलाइजेशन। If it is received, if it is earned, then only you show in the books of accounts. Otherwise, don't show.
ये हकीकत की बातें हैं। चलिए, तो दैट इज रियलाइजेशन कंसेप्ट। नेक्स्ट 8, लिखते जाना बच्चा मेरे साथ। इट इज 8, अक्रूवल कंसेप्ट, कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल। अक्रूवल, जरा बोल रहे, पढ़ रहे, चिल्ला रहे, अक्रूवल, अक्रूवल बोलते रहने का, शर्माने का नहीं। क्या सब नए नए शब्द आते हैं ना लाइफ में, तो जरा बोल लेने का। अक्रूवल मीन्स आना, अराइव्ड, केम, आया। बाबूजी याद रखना, आप कोई भी चीज की एंट्री तब पास करोगे जब वो आ चुका है, ट्रांजैक्शन, अराइव्ड, ट्रांजैक्शन आ चुका, मैंने बोला, जरा समझना, ट्रांजैक्शन आ चुका है, अराइवल। जरा सुनना, कुछ हटके ऊपर का जो रियलाइजेशन था ना, उसको थोड़ा तेरे को लगेगा मैं उल्टा बात कर रहा हूं। ट्रांजैक्शन आ गया, लिखना चाहिए। अब जरा देखना, मेरा स्टाफ में मैंने पगार चुकाया, सैलरी पेड, एक को, दूसरे को, तीसरे को, सबको पगार चुका रहा था। लेकिन एक इंसान है मिस्टर एक्स, उसका पगार है 20,000 बच्चा। वो अभी मैं पगार जिस दिन को करता हूं, मतलब नेक्स्ट महीने में पगार करता हूं, मेरा नियम है 10 तारीख के पहले मैं पगार दे देता हूं दूसरे महीने में। मतलब ये जुलाई का पगार तो के अगस्त नेक्स्ट महीने में दे देता हूँ, 2 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख के पहले दे देता हूँ। क्या सैटरडे संडे पब्लिक हॉलीडे, कभी इधर उधर 1-2 दिन में हो गया, सबको बोल के रखा है, मतलब 10 के पहले मिल जाएगा, ताकि कोई टेंशन नहीं ले रहा। 11 तारीख को टेंशन ले सकता है, 10 तारीख तक आपने बोला है, लेकिन हम पहले ही दे देते हैं। अब जरा सुनिए, तो सबको दिया, तो मिस्टर एक्स का 20,000 का पगार बच्चा, वो एब्सेंट रहा, तो उसको पेड नहीं हुआ है। क्यों? तो क्या नहीं है? मैं ये बोलता हूं, तो ये जो सैलरी है मिस्टर एक्स का 20,000, मैंने नहीं चुकाया क्योंकि वो नहीं है, और उसने बोला है कि मैं अगले महीने भी नहीं आने वाला हूँ, क्योंकि मैं कुछ बाहर गाँव जा रहा हूँ, कुछ शादी वगैरह गाँव वगैरह 1-2 शादी निपटा के आऊंगा। ठीक है, तो मुझे ये बोलना है कि ये जो 20,000 रुपया मैंने पे नहीं किया, नॉट पेड, तो ये मेरा एक्सपेंस है कि नहीं? पेड नहीं किया, आदमी ने काम किया था, अब वो गांव चला गया 1-8 महीने के लिए। बोलिए, ये खर्चा, सैलरी 20,000 पे नहीं किया, तो इसको एक्सपेंस ऐसा करके अभी लिखूं कि अभी नहीं लिखूं? आंसर लिखो, क्योंकि खर्चा तो अराइव्ड हो चुका है ना, इसको बोलते हैं अक्रूवल। सुना? खर्चा तो आ चुका है ना, इसको बोलते हैं अक्रूवल। पे नहीं हुआ तो क्या हो गया? वो आदमी ने काम तो कर लिया है, मतलब मेरे माथे पे तो तिलक लग गया ना, उसको पैसा चुकाने का, चुकाया नहीं है तो क्या है? वो ट्रांजेक्शन तो हो गया ना, उसने पूरे 30 दिन काम तो किया था ना बच्चा, महीना, पेमेंट नहीं किया, मगर वो ट्रांजेक्शन तो हो गया ना, उसने अपने को सर्विस तो दिया है ना, बिजनेस से उसका सर्विस तो लिया है ना, तो बिजनेस के लिए तो खर्चा लग गया ना, तिलक। आप बोलेंगे सर चुकाया तो नहीं है ना, तो चुकाया नहीं है, मगर वो ट्रांजेक्शन तो हो गया ना, तभी मैं पेमेंट लेट करता हूं, तो ट्रांजेक्शन तो तभी का ना, भले पे नहीं हुआ। दिस इज द पॉइंट, अक्रूवल। अक्रूवल मतलब जब भी ट्रांजेक्शन आवे, मैंने ऐसा नहीं बोला पेमेंट का आवे, ट्रांजेक्शन आवे तब वो लिखो। मतलब इसका एक्चुअल मनी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है। जरा सुनिएगा, उल्टा एग्जांपल। बाबूजी, मैंने मैंने यानी बिजनेस में भी
यानी कि बिजनेस, सोल्ड गुड्स, चीज बेचा, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अमिताभ, 1 लाख रुपया। और अमिताभ ने बोला कि मैं गुड्स तो ले रहा हूं लेकिन पैसा तो क्या 3 महीने के बाद दूंगा, 3 महीने का क्रेडिट। अपन ने बोला अमिताभ जी आप बोले तो ले लीजिए, 3 महीने के बाद पैसा देना। अमिताभ है ना, बच्चन साहब दे दिया। अब मेरा प्रश्न है, बच्चा जरा सोच के बता, पैसा नहीं आया आज लेकिन आज गुड्स तो बेचा, मतलब आज ट्रांजैक्शन तो हुआ कि नहीं? तो इसको आज लिखना चाहिए, हाँ भले पैसा नहीं आया। सोच, इसको बोलते हैं अक्रूवल। जब ट्रांजैक्शन आवा तब बुक में लिखना जरूरी बनता है। ये तेरे खोपड़ी में मैं फंसाना चाहता हूं। whenever the transaction take place, whether it is income or it is expense, right at that time, on that date, money is paid or not today is not concerned, is not important. बच्चन साहब को गुड्स दे दिया, देखो उधार, वो तो 3 महीना बोला, 6 महीना बोलता तो भी मैं देता। बच्चन साहब है ना, मुझे क्या बोलना था बेटा, ट्रांजैक्शन कब लिखने का, आज लिखने का कि 3 महीने के बाद? तो क्या आज ही लिखो सर, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो आज हो गया है ना, भले पैसा नहीं आया, चाहे वो खर्चा हो चाहे वो इनकम हो, ट्रांजैक्शन उसी दिन में लिखने का जब वो अराइव होता है, अक्रूवल होता है। दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ अक्रूवल। नेक्स्ट 9th, डुअल एस्पेक्ट। जरा समझना, थोड़ा लंबा खींचने वाला हूं इसको मैं। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट यानी क्या, जरा सुनना। डुअल मीन्स टू, एस्पेक्ट मीन्स साइड्स, बाजू। डुअल मीन्स टू, एस्पेक्ट्स मीन्स साइड, बाजू। कैसे होता है जरा सुनना, देख। कॉइन इज 1, साइड्स आर 2, तो क्या बराबर है सर? पेज इज 1, साइड्स आर 2, तो क्या ठीक है ना सर? बेटा ट्रांजैक्शन बोलेगा तो एक्सचेंज, एक्सचेंज बोलेगा तो कुछ आएगा कुछ जाएगा, तो ये आएगा जाएगा एक्सचेंज होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। एक चीज आएगा एक चीज जाएगा, क्यों रे, है ना? ट्रांजैक्शन यानी एक्सचेंज, लेना देना। तो कुछ आएगा कुछ जाएगा, तो दो चीज हुआ ना, ये टू यानी डुअल, और दो चीज हुआ। तो बेटा बुक्स में अपने को रिकॉर्ड रखो दोनों चीज का। रिकॉर्ड मीन्स राइट बोथ द एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट्स को लिखो, दोनों बाजू को बराबर लिखो। खाली एक को लिख लिया ऐसा नहीं। जब भी ट्रांजैक्शन होता है, देयर इज एक्सचेंज, देयर आर टू थिंग्स, एक्सचेंज बोलेगा तो, और वो दोनों को लिखना चाहिए बुक्स में। राइट बोथ द एस्पेक्ट्स, राइट बोथ द थिंग्स इन द बुक। इसको बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल मीन्स टू, एस्पेक्ट मीन्स साइड। Writing both the things of the transaction in the book is called dual aspect. Let me give simple example. बच्चा देखो, मैं फर्नीचर खरीद रहा हूं, चेयर टेबल जो भी बोलो, ऑफ
₹10,000 एंड कैश पेड। लो भाई, तो फर्नीचर खरीदा, पैसा दे दिया, तो फर्नीचर आएगा जी, कैश जाएगा जी। ये दो चीज हो गया ना, दोनों चीज को लिखने का रे बुक में। फर्नीचर आया, कैश गया, राइटिंग बोथ द थिंग्स। 10,000 10,000, सीधी बात है। दिस इज कॉल्ड डुअल एस्पेक्ट, टू साइड्स। कोई भी चीज आप ले लो, आपको वो दोनों एंगल, दोनों बात को, दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों साइड्स को लिखने का एज पर डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्योंकि जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें दो बात होगी। ट्रांजैक्शन मीन्स एक्सचेंज, आवन जावन, कुछ आवे कुछ जावे, इसी को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और जो दो बात हो रही है आवन जावन, दोनों को लिख, ये तुझे सिखाता है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ठीक है बच्चा? और ये जो बात मैं सिखा रहा हूं तेरे को डुअल एस्पेक्ट, एक्चुअली इट इज द बेस, it is the basis of double entry system of bookkeeping. Double entry system of bookkeeping. बेटा, ये डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग मुझे तुझे डिटेल में सिखाना है। ये शब्द को एक्सप्लेन करने को मुझे कम से कम 40 से 45 मिनट चाहिए। अभी नहीं सिखाना है, लेकिन ये शब्द जान मुझ के फेंक दिया कि तभी तेरे को काम मेरे को लाना है। तो ये दोनों चीज को लिखना, इसको बोलते हैं डबल एंट्री। हाँ, दोनों को लिख। तो ये दोनों चीज को लिखने की जो भाषा है, जो स्टाइल है, इसको बोला जाता है डुअल एस्पेक्ट यानी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुककीपिंग। ठीक है बच्चा, अपन आगे चलेंगे। नेक्स्ट 10th, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा हूं। नो हरी नो वरी, तू भी बराबर शांति से सुन। टोटल थियरी है, थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा अपने प्रेशर बोर जैसा लगे, लेकिन बेटा थोड़ा सोचने का। सब्जेक्ट नया है, बातें नहीं रहेगी तो सीखना तो पड़ेगा ना। और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि प्रैक्टिकल वे से एग्जाम्पल दे दे के तेरे सामने सब खुलासा रख रहा हूं। बुक में इतना सिंपल लूसिड वे से नहीं दिया है, मजा भी नहीं आएगा। पढ़ेगा तो एक पैराग्राफ पढ़ेगा, मजा नहीं आएगा, बंद कर देगा। और इसलिए मैं धीरे धीरे एक एक बात खुलासा करके ले रहा हूं। नेक्स्ट, डिस्क्लोजर। Disclosure means to disclose, means to show. Beta, what is the meaning of to disclose? Means to show. बेटा, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस है, उसको बराबर शो करो। मतलब इंपॉर्टेंट है उसको, मतलब अननेसेसरी बातें मत शो करो। अननेसेसरी बोले तो स्मॉल स्मॉल, मेहरबानी करके इसके पीछे मत पड़ो। एक छोटा उदाहरण देता हूं। अगर जो 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500 की नोट और 2000 की नोट भी उड़ती हुए, तो अपन ज्यादा नोट बटोरेंगे कि 2000 की नोट के पीछे ही भागने का। 10-10 की नोट भी बहुत है। समझ गया ना? तू बोलेगा सर 2000 की नोट पे नजर मारो, 10-10 की कितनी पकड़ पकड़ के पकड़ पाएगा? उससे जो 1-2 हजार की आ जाए, है ना? मतलब क्या, अपना ध्यान किसके ऊपर है? इंपॉर्टेंट के ऊपर देखना। सीधी बात है ना? ऐसे बिजनेस में भी जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट इंपॉर्टेंट होता है, मस्ट बी शोन, मस्ट बी डिस्क्लोज, दैट इज कॉल्ड डिस्क्लोजर। छोटी छोटी बात के ऊपर नजर मत रखो। जो इंपॉर्टेंट चीज है, इट मस्ट बी
shown clearly। बाबूजी, ये जरूरी है ना, जो बड़ा ट्रांजैक्शन है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, उसको आपको शो करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको अपने को लिखने का, शो करने का ज्यादा जरूरत नहीं है। बाबूजी, ऐसा अपन करेंगे तो ही अपना जो बुक्स है, अकाउंट्स है, इट विल बी रिलायबल, विश्वसनीय बनेगा, रिलेवेंट, योग्य बनेगा, और अपन बोल सकते हैं कि लोगों को अपने ऊपर भरोसा भी रहेगा, और इट विल बी अंडरस्टूड क्लियरली बाय पीपल, है ना। जो एकदम छोटी छोटी बात क्या बताना कि हमारा स्टेपलर मशीन कोई बाजू वाला ऑफिस वाला लेके गया, दूसरे दिन देखे गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं कि 5 पिन उसने यूज कर दिया। पागल है क्या? छोड़ रहा, भूल जा। क्यों? क्योंकि सर इट इज नॉट रिलेवेंट, इट इज नो नीड टू डिस्क्लोज। बुक में ऐसा लिखने की जरूरत ही नहीं है पागल, कि हमारा स्टेपलिंग मशीन या कैलकुलेटर लेके गया, टक टक। फॉरगेट इट। छोटी छोटी बात का मेहरबानी करके जिक्र नहीं करना चाहिए। जो भी बड़ी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, उसको लिखना चाहिए, ताकि जो अपना बुक्स को देखेगा, पढ़ेगा, रिपोर्ट को समझेगा, तो रिलायबल रहेगा, विश्वसनीय रहेगा, अंडरस्टूड क्लियरली, मतलब उसको भरोसा बैठेगा कि नहीं, इन लोग सही काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। बेटा आगे फिर बातें अपन करते रहेंगे। थैंक यू, प्लीज डू द रिवीजन।